प्रत्येक युवा के लिए एक बड़ा जो कार्य सरकार करने जा रही है, खासतौर पर जिसमें एक बड़ा हमारे पास निवेश की संभावना विकसित होने जा रही है, और उस दिशा में जो मैं यहाँ पर करना, आप यहाँ पूरे सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूँगा, वह है 25 लाख जो युवा हमारा होगा, उस युवा को AR, VR एंड XR आधारित कौशल प्रशिक्षण के लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। यानी AR ऑगमेंटेड रियलिटी में, यानी हकीकत में कुछ जोड़ना। ये आप अपनी दुनिया, आंखों से अपनी दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन एक चश्मे या फोन स्क्रीन के जरिए उस पर डिजिटल आधारित रास्ता है, नाम है या 3D मॉडल चिपका दी जाए, तो बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो आज देखने को मिलते हैं, और वो चीजें हम लोग उसमें प्रशिक्षण देने के लिए एक नया क्षेत्र बना है जिसमें हम लोगों को स्मरण कर सकते, यानी उसमें उसका स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा वर्चुअल रियलिटी VR, ये नए वे फील्ड हैं जिनके माध्यम से हमारा युवा प्रशिक्षित होकर के और उसके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसको नई जॉब क्रिएट कर सकता है। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं, आप जाते होंगे कहीं भी, आंखों पर एक बंद हेडफोन यानी हेडसेट होता है और उसमें असली दुनिया नहीं दिखती। आप पूरी तरह से एक कंप्यूटर जनरेटेड दुनिया के अंदर होते हैं, और उसमें जैसे कोई बुजुर्ग अपने घर में बैठा है या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक महत्वपूर्ण स्थल में उसको देखने का इच्छुक है, क्या स्थिति है, एक जगह में बैठ करके उसको देख सकता है। और ये वर्चुअल रियलिटी के बारे में ये ढेर सारे जॉब क्रिएट कर सकता है। सरकार इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोगों ने इस व्यवस्था के लिए की है। और XR यानी हकीकत और डिजिटल का मिलन, यानी AR से एक कदम आगे, और इसके डिजिटल ऑब्जेक्टिव्स, इन सब को हवा में तैरते हुए नहीं बल्कि वास्तविक मेज पर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इन चीजों को लेकर के एक नए कार्यक्रम को लेकर के सरकार आगे बढ़ने जा रही है, और ये बड़े, यानी टूरिज्म के सेक्टर में और अलग अलग सेक्टर में इसमें बहुत सारी संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और सरकार ने इस दिशा में एक नए कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, और सरकार इसमें अपना पूरा सहयोग कर रही है। और इसको जो है बजट में भी हम लोगों ने पहली बार उत्तर प्रदेश के बजट में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था भी हम लोगों ने यहाँ की है। मैंने EI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात यहाँ पे कही है कि उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था है, और भी अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पहले ही व्यवस्था कर चुके हैं। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में यू हब यानी प्लग एंड प्ले इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और अब यूपी, यानी ये सभी चीजें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश इन सब के बाद ये चीजें अब बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उठ करके आगे बढ़ चुका है, और काफी चीजें उसके सामने देखने को मिल रही हैं कि आज जो बदली हुई तस्वीर है, इसलिए क्योंकि सरकार ने उस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। मैंने यहाँ पर CM युवा के बारे में, यहाँ पहले ही मैंने आपको ODOP स्कीम के बारे में भी मैंने यहाँ पे बताया था। अन्य तमाम स्कीम के बारे में जो जिनके लिए धनराशि की व्यवस्था की है, और मैं आज इस सदन में एक बार और कहना चाहूंगा, जो सरकार ने बजट में प्रावधान किया है, और उस वह है जो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अंदर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हम लोगों ने एक एम्प्लॉयमेंट जोन हर जनपद में स्थापित करने की बात कही है। एक ऐसा सेंटर होगा जो एक ही छत के नीचे, चाहे वह कोई भी किसी भी प्रकार का नौजवान आता है, उसका स्किल डेवलपमेंट भी करना, उसके लिए उसके अनुरूप कार्य को भी उपलब्ध करवाने की तैयारी करना।
और इसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जोन के अंदर हमारा लगभग 50 से लेकर 100 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। और इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि प्रयास होना चाहिए कि 100 एकड़ लैंड जनपद के पास, बहुत जनपद मुख्यालय से बहुत दूरी ना हो, लेकिन वहां पर होती है। तो हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना करने के लिए किया है, जिसमें एक छत के नीचे सब कुछ उपलब्ध हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि अलग अलग चीजें अलग अलग जगह हो रही हैं। कहीं पहले सेवा योजन कार्यालय होता था, वहां से सेवा योजन नहीं होता था, केवल एक उसके रूप में बना रहता। उद्योग का कार्यालय जिले के अंदर होता था, लेकिन कोई वहां एक्टिविटीज नहीं होती थी। अब ये सारी एक्टिविटीज एक छत के नीचे हम प्रारंभ कर देंगे, निवेश से लेकर के और उसको जॉब देने तक, उसके यानी स्किल डेवलपमेंट से लेकर के उसको वहां पे एम्प्लॉयमेंट देने तक, ये सब कुछ एक जिले के अंदर होगा। और उत्तर प्रदेश यानी उसी जोन में हम लोग सभी कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी उपलब्ध कराएंगे, टेस्टिंग लैब भी उपलब्ध करा देंगे, प्रोडक्ट डिस्प्ले और डिजाइन सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र, ये सब कुछ उसके अंदर ही, उसी जोन के अंदर हम उपलब्ध करवाएंगे। एक बड़ा सेंटर बनेगा जो यूपी को एक नई पहचान उपलब्ध करवा सकता है। और एक नई स्कीम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है, वह है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन के लिए, एक जनपद एक व्यंजन। उत्तर प्रदेश तो इस दिशा में काफी प्रगतिशील रहा है और उत्तर प्रदेश ने काफी यहां पे प्रगति भी की है। और हमारे यहां हर जनपद के अंदर कुछ ना कुछ विशिष्ट रहा है। कौन नहीं जानता है, बचपन से हम लोग जानते रहे हैं कि मेरठ की रेवड़ी और गजक के बारे में, हाथरस की हींग के बारे में, हापुड़ के पापड़ के बारे में, इलाहाबाद के अमरूद के बारे में, बलिया के हलवा के बारे में, यानी ये सभी जौनपुर की इमरती, आपने कभी खिलाया ही नहीं तो आप क्या कैसे कोई बोले। आप खा खा करके स्वयं मोटा गए, लेकिन कभी आप लोगों ने खिलाया। संकल्प ले लिया है आपने, कहा था आर्य समाजी, देखिए आर्य समाजी कभी अकेले नहीं खाता था, 25 किलो, लेकिन ये संगत का असर है। अगर आप इधर होते ना तो ये नहीं करते। लेकिन अब इस कुजीन के लिए सरकार ने ओडीओपी की तर्ज पर उसकी गुणवत्ता को भी ध्यान रखना है, पैकेजिंग को भी, ब्रांडिंग को भी और मार्केटिंग को भी, और उनके प्रशिक्षण को भी हम एक साथ करने जा रहे हैं। और इसके लिए भी बजट का प्रावधान हम लोगों ने यहां पर व्यवस्था की है। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया है, महिला उद्यमिता सशक्तिकरण के लिए भी हम लोगों ने यहां पे काफी, उसमें पहले से हम लोगों ने इसके बारे में बात की है। महोदय, ये अर्बनाइजेशन के बारे में भी हम पहले से, मैं यहां पे चर्चा कर रहा था, नई टाउनशिप स्थापित करने के लिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 25 करोड़ की आबादी, और हम लोगों ने बजट में इसके लिए व्यवस्था की है कि अगले 5 वर्ष में 100 नई टाउनशिप विकसित करने का हमारा लक्ष्य है। 100 नई टाउनशिप प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इसको स्थापित करेंगे। हम लोगों ने अभी हाल ही में 114 टाउनशिप के प्रस्ताव स्वीकृत भी किए हैं, जिनमें तेजी के साथ गरीबों के लिए भी और हर तबके के लिए आवास के निर्माण हो रहे हैं। और उसके लिए जगह जगह लैंड बैंक बनाने की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। भारत सरकार की जो कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण घोषणा है, अब तक होता क्या था, एक गरीब छोटा सा मकान बनाता था तो लोग जाके उसको परेशान करते थे। हम लोगों ने तय किया है कि 100 वर्ग मीटर तक आवासीय एवं 30 वर्ग मीटर तक व्यवसायिक भूखंड पर केवल पंजीकरण करने की आवश्यकता, उसको नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना केवल पंजीकरण कराए और घोषणा करें कि इससे ज्यादा नहीं है, कोई उसको परेशान नहीं करेगा। अगर परेशान करेगा तो कार्रवाई होगी। 500 वर्ग मीटर आवासीय और 200 वर्ग मीटर वाणिज्यिक तक स्वतः मानचित्र अनुमोदन की व्यवस्था भी की गई है।
यानी ये सारी चीजें अब ऑनलाइन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और इन सब प्रयासों से उत्तर प्रदेश के अंदर नए रोजगार की सृजन किस रूप में होंगे? उद्योग लगाने में, होटल बनाने में, चिकित्सालय बनाने में और सेवा क्षेत्र में तमाम प्रकार के निवेश इसके माध्यम से प्रारंभ होंगे। और लखनऊ में मेट्रो फेज 4 बाग से बसंत कुंज तक के लिए भी 1268 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी परसों देश की पहली नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। मैंने अभी परसों भी कहा था यहां पे इस सदन में, राज्यपाल जी के भाषण का जवाब देते समय मैंने कहा था, मेरठ से दिल्ली की दूरी तय करने में आपके समय में कितना समय लगता था? घंटों लोग जाम में फंसे रहते थे और पहली बार हुआ है भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा? 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच कुल 40 से 45 मिनट में रैपिड ट्रेन, नमो भारत ट्रेन के रूप में दिल्ली से मेरठ को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी परसों 22 को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। और इसमें यही नहीं होगा, इसके साथ साथ मेरठ के अंदर 2 कॉरिडोर इसके बनने जा रहे हैं। इसमें एक जहां पे ये नमो भारत ट्रेन चलेगी, एक में मेट्रो का भी होना संचालन। यानी उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन करने वाला राज्य है और एक और शहर हमारा मेरठ इसमें बढ़ गया है और वह ये चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। और दूसरा, लखनऊ में हम लोग एक एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की स्थापना, 10,000 लोग एक साथ एक जगह में एक कन्वेंशन सेंटर में कोई कार्यक्रम कर सके, यह व्यवस्था भी हम लोगों ने लखनऊ में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था कर दी है और वो पैसा भी हम लोग यहाँ पे दे चुके हैं और इस बजट में उसका प्रावधान भी कर दिया है। मैंने यहाँ पे सिटी जो आपका जो है स्टेट कैपिटल रीजन और उसके बारे में सिटी इकोनॉमिक रीजन के बारे में चर्चा की है, उसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। प्रदेश ने अन्य क्षेत्रों में भी जो कार्य किए हैं, खासतौर पर प्रदेश के अंदर अपनी अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में, जिसमें हमारे औद्योगिक निवेश के कार्य को वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी के माध्यम से, जो हमारी यूपी की सेक्टोरल पॉलिसीज हैं उनके माध्यम से, जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है और लैंड बैंक है, आज उसका परिणाम है कि राज्य बीमारू राज्य के माध्यम से उभर करके अब भारत की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है और मजबूती के साथ यूपी ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। और आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग हमने क्लस्टर तैयार किए हैं। अगर हम एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो एक्सप्रेस वे इससे पहले होता क्या था, एक्सप्रेस वे बना दिया और बाकी उस भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता था। अब हम लोग इन सब में भी उसके किनारे भी कुछ क्लस्टर डेवलप करने जा रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने एक एक्सप्रेसवे के किनारे 27 ऐसे इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलप करने की कार्रवाई की है, जिसके माध्यम से 12,500 एकड़ लैंड बैंक का एक लैंड बैंक वहां पर तैयार हो रहा है, जहां पे नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे और एम्प्लॉयमेंट वहां पर नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को वहां पे उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में, पूरे प्रदेश भर में, आपने कहा कि केवल निवेश गौतम बुद्ध नगर में या अन्य बड़े जनपदों में हो रहा है, छोटे, हम लोगों ने तो प्रदेश के अंदर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था उसमें सभी 75 जनपदों में निवेश के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था। और हमारी पॉलिसी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई करना चाहेगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उसको ज्यादा इंसेंटिव देते हैं, बुंदेलखंड में करना चाहेगा ज्यादा इंसेंटिव हम उन्हें उपलब्ध करवाते हैं और लोग आ रहे हैं। आज के दिन पे हर एक जनपद में लोग इस निवेश के लिए करते हैं और
प्रदेश में आज के समय में 75,000 एकड़ का एक बड़ा लैंड बैंक भी है जो प्रदेश के अंदर अपना कार्य आगे बढ़ा रहा है। निवेश मित्र पोर्टल है, सिंगल विंडो अधिनियम के साथ 65 विभागों के 4,675 अनुपालनों में हम लोगों ने यहाँ पे उसको सुगम कराने में सफलता प्राप्त की है और राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एकीकृत किया है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय नेशनल मास्टर प्लान को भी 29 डाटा लेयर को यहाँ पे प्रदेश ने उसके साथ प्रमाणित करने का प्रयास किया और उसके साथ हम लोगों ने कार्य इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है? निवेश के 50 लाख से अधिक निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं और प्रदेश में इसके माध्यम से लाखों नौजवानों को नौकरी की सुविधा प्राप्त हुई है। आपको इस चीज को देखना चाहिए। कोविड कालखंड में जो 40 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक यूपी के अंदर आए थे, उसमें से 90% आज यूपी के अंदर ही काम कर रहे हैं क्योंकि यूपी के अंदर उनको काम का मौका मिला। आज वे राज्य जहां पहले यूपी का श्रमिक काम करता था, आज उन राज्यों में क्राइसिस है लेबर की। आज उन राज्यों में इस बात के लिए समस्या है कि वहां पर उनको अच्छे लोग और क्योंकि कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, समय के बाद सीखने के बाद तब वो काम करता है। लेकिन अब यूपी का नौजवान यूपी के अंदर काम पा रहा है तो वहां पे समस्याएं खड़ी हो रही हैं और इसीलिए अन्य राज्यों के भी निवेशक यूपी के अंदर आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब रैंकिंग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर टॉप अचीवर के रूप में यूपी है। लॉजिस्टिक रैंकिंग में अचीवर स्टेट के रूप में यूपी है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश देश के अंदर प्रथम स्थान पर है और डीरेगुलेशन प्रथम में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है और उत्तर प्रदेश इन चीजों को तेजी के साथ आगे विकसित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी हम लोगों ने काफी कार्य आगे बढ़ाए हैं। अभी हमारे जो नए इन्वेस्टमेंट के भी प्रोग्राम होने जा रहे हैं जिसमें हमारी एक नए कार्य को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। खासतौर पर प्रदेश के अंदर जो है हमारा एक नया ग्राउंड ब्रेकिंग का कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के नए प्रस्तावों को हम लोग यहाँ पे निवेश कराने जा रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्नातक और प्रास्नातक में फाइनल ईयर के बच्चों को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए भी हम लोगों ने 2375 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की है। उन युवाओं को ये उपलब्ध करवाने का कार्य प्रदेश यहाँ पर कराएगा। आज उत्तर प्रदेश अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ा है। पर्यटन के रूप में, पर्यटन के बारे में आपने कहा था, पर्यटन के बारे में आपने देखा होगा आज कोई मानता है, कोई इस बात को विश्वास करेगा जिस राज्य में पहले कोई डर के मारे नहीं आता था, 2025 में, पूरे 2025 में अगर आप देखेंगे तो लगभग 156 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न पर्यटन स्थलों में, धर्म स्थलों का दर्शन करने के लिए और उन पर्यटन स्थलों में भ्रमण करने के लिए आया है। एक पर्यटन केंद्र में एक पर्यटक जब आता है तो वह केवल आता नहीं, अपने साथ वहां की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती करके जाता है। उसके माध्यम से वहां की अर्थव्यवस्था में एक नया यानी आर्थिक सशक्तिकरण और राजस्व वृद्धि में और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार सृजन में भी उसकी एक बड़ी भूमिका वहां पर होती है और उसी का परिणाम है कि आज सरकार ने उन सभी क्षेत्रों में काम प्रारंभ किया है। यह सरकार तो पहली सरकार है, आप लोग तो घोषणाएं करने तक सीमित रहते हैं, कभी आप लोगों ने काम करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जो था भी उसको भी बिगाड़ने का काम जरूर कर सकते हैं। हमारी सरकार ने, अगर हमने काशी विश्वनाथ धाम बनाया है, अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि और अयोध्या का विकास किया है, मां विंध्यवासिनी के भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया है और चित्रकूट में जाकर के देखें ना, चेंज आज दिखाई देता है। कैसे कार्य होना चाहिए, चित्रकूट और प्रयागराज उसके उदाहरण है, नैमिषारण्य उसका उदाहरण है, सुखतीर्थ उसका उदाहरण है। लेकिन साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई है
हम लोगों ने समाज कल्याण विभाग को 500 करोड़ रुपए पहले से उपलब्ध करवाए हैं कि समाज कल्याण विभाग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संत रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमाएं जहां कहीं भी हैं वहां पर उन पार्कों की बाउंड्री वाल कराने, गेट लगाने, उनको भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए उस पैसे का उपयोग करें, तत्काल कार्य योजना को इंप्लीमेंट करें। 500 करोड़ रुपए पहले से हम लोगों ने उसके लिए उपलब्ध करवा दिया है और ये कार्य समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं जब ओडीओसी की बात कर रहा था, प्रयास सरकार के द्वारा हो 2019 के प्रयागराज कुंभ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिली थी और यूनेस्को ने 2025 में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में लखनऊ को मान्यता दी है। यानी यह लखनऊ को उसके व्यंजन के लिए यह एक नई वो भूमिका के रूप में उत्तर प्रदेश को आज ये सुविधा, यह यूनेस्को के द्वारा ये मान्यता दी गई है। और आगरा में कल छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन था। हमारे मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री जो उनको आप स्मरण कर रहे थे, उसी कार्यक्रम में थे। हम लोगों ने आगरा के अंदर जो कभी मुगल शासकों ने हिंदू बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए मीना बाजार बनाया था, वहां एक मीना कोठी भी थी। हम लोगों ने इसको पूरे अपने उसमें ले लिया है और हम वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने जा रहे हैं। राष्ट्र नायकों का कैसे सम्मान होना चाहिए ये जानना हो तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार से आप जानिए। छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र नायक हैं, उनका स्मारक बनेगा। आप लोग अभी भी उसी गुलामी की मानसिकता से जी रहे थे, सरकार का पैसा और आगरा में मुगल म्यूजियम। हमने कभी मुगल म्यूजियम क्या होता है जी, उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे होना है और उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और म्यूजियम भी वहां पे तैयार हो रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज और राष्ट्र नायकों का ही सम्मान होगा, उनकी स्मृतिकाएं वहां पे लगेंगे। उन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश और यूनियन बजट में आपने देखा होगा हस्तिनापुर को और सारनाथ को आइकॉनिक सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए यूनियन बजट में इसका प्रावधान है। और प्रदेश सरकार ने भी श्रावस्ती के साथ ही बटेश्वर को भी इस दिशा में आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। सरदेव अटल जी की जन्मभूमि है और उसको हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। तमाम अन्य कार्यक्रमों के साथ ही मुझे लगता है कि आज के दिन पर अभी बागपत में पूरा महादेव का मंदिर है, वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र के साथ साथ आदि योगी की भव्य प्रतिमा की स्थापना का कार्य और बड़ा वहां पर एक सेंटर स्थापित होने जा रहा है। यानी वह आध्यात्मिक भी होगा, आयुष की दृष्टि से भी आप देखेंगे बहुत भव्य केंद्र वह बनने जा रहा है देश का। और एक पूरा महादेव में बागपत के अंदर हम लोग इस कार्य को पीपीपी मोड पर आगे बढ़ाए हैं। अयोध्या धाम में मंदिर संग्रहालय एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, जहां पे देश के अंदर मंदिरों की आर्किटेक्चर को लेकर के भारत के अंदर किस प्रकार की आर्किटेक्चर रहा है पूरे देश के अंदर, उस दिशा में एक भव्य कार्यक्रम टाटा सन्स की ओर से वहां पर सरकार और टाटा सन्स के साथ एमओयू हुआ है। उस कार्यक्रम को वो आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इको टूरिज्म बोर्ड के माध्यम के साथ भी हम कार्य आज प्रदेश के अंदर तेजी के साथ काम करा चुके हैं। हम लोगों ने इस बजट में भी मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन स्कीम के अंतर्गत भी धनराशि की व्यवस्था की है, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर उनके विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पर्यटन केंद्र के विकास के लिए धनराशि देने का प्रावधान है और हर एक क्षेत्र में हम लोग इसको करते हैं।
प्रयागराज में समेकित विकास के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है, वाराणसी के लिए की है, अयोध्या के लिए भी की है। और इसके साथ ही अन्य तमाम हम लोगों ने जो तीर्थ विकास क्षेत्र बनाए हैं, अयोध्या, नैमिषारण्य, बिंदु क्षेत्र, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, इन सभी के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, सारनाथ या अन्य तीर्थ स्थलों पर, महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों में महिला गाइड के विशेष प्रशिक्षण और लाइसेंस शुल्क में भी सरकार इसमें छूट प्रदान करने की व्यवस्था करेगी और सरकार इसको अपने स्तर पर प्रयास करेगी कि उन्हें छूट मिले और वो कार्य लाइसेंस उन्हें प्राप्त हो सके और महिला गाइड भी वहां पर लोगों को वहां पर प्रशिक्षण दे सकें, लोगों को गाइड कर सकें। इसके बारे में सरकार वहां पे कार्य करेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत होम स्टे स्थापना हेतु 2 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी सरकार ने पर्यटन नीति के अंतर्गत प्रदेश के अंदर यहां पर की है। मैंने कृषि के बजट पे यहाँ पे कल काफी चर्चा हुई थी और उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि मंत्री जी ने भी हमारे काफी वो की थी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कृषि मंत्री जी की तरह हमारा किसान भी स्वस्थ और पुष्ट रहे। ये किसका मानेगा नहीं। अब वो विकसित भारत जी राम जी ये पहले की तुलना में ज्यादा व्यवहारिक स्कीम आई है। 25 दिन देखो पाणी जी, देखिए पहले 100 दिन का रोजगार था लेकिन कंपलसरी नहीं था, अब 125 दिन का हो गया। पहले अगर कोई व्यक्ति रोजगार चाहता था तो रोजगार चाहने पर उस व्यक्ति को मांगने पर रोजगार नहीं मिल पाता था, समय पे मानदेय नहीं मिल पाता था। दूसरा, अगर उसको रोजगार नहीं दिया 100 दिन का तो कोई भत्ता नहीं दिया जाता था। अब खेती बाड़ी का समय नहीं है और कोई व्यक्ति कहता है गांव का कि मुझे रोजगार चाहिए, ग्राम प्रधान को उसको रोजगार देना होगा, गारंटी दी गई है और नहीं देगा तो बेरोजगारी भत्ता देगा, यह भी इसमें गारंटी दी गई है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इससे पहले होता क्या था, ये कांग्रेस ने अपने रूपी किया। जैसे कांग्रेस पार्टी है वैसे उसने मनरेगा बनाई भी थी कि गड्ढा खोदो फिर पाट डालो, यानी गड्ढा खोदो पाटो, खोदो पाटो। तो मैंने एक बार पूछा था, जब स्कीम बन रही थी, मैं सांसद था, हम लोग विरोध कर रहे थे, क्या बना रहे हैं सब, स्कीम बनाओ ठीक, थोड़ा व्यवहारिक हो। देखिए इससे किसान भी परेशान था, श्रमिक भी परेशान था और इन्होंने प्रोपेगेंडा बहुत किया। हम लोगों ने पूछा, एक कमेटी में पूछा, भाई ये सब क्या है, अब एक गड्ढा तो एक ही बार खोदेगा, रोज रोज थोड़े गड्ढा खोदा जाएगा। तो उसने कहा साहब एक बार खोदो दूसरी बार पाटो, और यही होता था, यही करते रहे। लेकिन अब ये नहीं है, अब पक्का निर्माण आप कर सकते हैं गांव में विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत गांव का बाजार जो सड़कों पे लगता है, सब्जी मंडी सड़क पे लगती होगी, आप देखते होंगे कितना खतरा है। तो ट्रैफिक जाम होता है और कभी कभी कोई खुरापाती व्यक्ति वाहन जबरदस्ती चढ़ाता तो किसी गरीब के ऊपर चढ़ता है। गांव में इस स्कीम के अंतर्गत आप अमृत तालाब भी बना सकते, अमृत सरोवर का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे चबूतरे बना सकते हैं, मार्केट का निर्माण कर सकते हैं, मंडी का निर्माण कर सकते हैं और विकसित भारत जी राम जी इसकी गारंटी देगा। तो स्कीम पहले से व्यवहारिक हुई है। मैं मानता हूं आप लोगों की आदत अच्छी स्कीम को स्वीकार करने की नहीं है, करेंगे नहीं, कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन ये चीज वास्तव में इस रूप में लेने का कार्य हुआ है। पशुधन के मामले में भी बहुत सारी स्कीम की घोषणा यहां पर की गई है और
हम लोगों ने अकेले 2000 करोड़ तो निराश्रित गोवंश के लिए ही किया है, रखा है, उनके भरण पोषण पालन के लिए, और उसके लिए ही ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पे ये व्यवस्था इसके साथ की गई है। इसके साथ ही नस्ल सुधार की दिशा में भी सरकार, उस दिशा में भी सरकार उसमें सहयोग करेगी, और ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण के लिए बकरी, भेड़, सूअर, कुक्कुट पालन, इन सब के लिए भी सरकार इसमें सहयोग करेगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने, देखिए, आप हमेशा संजय निषाद जी को कोसते हैं, हमेशा कोसते हैं, पता नहीं क्यों आप उनके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने उनके समय में, नहीं, मैं मानता हूं, देखिए, आपकी पीड़ा में मानता हूं कि उन्होंने अपना डिब्बा बंद प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंचाया, लगता है। लेकिन उन्होंने उत्पादन दुगना करने में उन्होंने काफी काम किया है, और इसलिए निषाद राज बोट योजना के अंतर्गत 1622 मछुआरों को बोट, जाल, लाइफ जैकेट ये भी उपलब्ध करवाए हैं। आपके समय में नहीं था, नहीं, ऐसा नहीं था। आप देते नहीं थे, घर देते होते बेचारे। 62 लाख घर तो हम लोगों ने प्रदेश के गरीबों को, डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने दी है, ये एनडीए की सरकार ने दिया है। आप लोगों के समय तो समाजवादी पार्टी का चेहरा है तो उसको मिलता था, शेष को नहीं मिलता था। वर्ल्ड फिश सेंटर के लिए भी उन्होंने धनराशि की व्यवस्था की मांग की थी, वह भी उनको मिल गया है। और मत्स्य बीज और ब्रूड बैंक स्थापना के लिए भी जो धनराशि की मांग की थी, वह भी। फिश प्रोसेसिंग सेंटर, आधुनिक मत्स्य मंडी और इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, इसके लिए भी उनको 100 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में कर दी गई है। और ये अब और मस्ती के साथ विभाग को आगे बढ़ाएंगे और लैंड लॉक्ड स्टेट में उत्तर प्रदेश को अग्रणी स्थान पर दिलाने में सफल होंगे। हैं? वो कह रहे हैं, हम आपके समय में तो मछलियों को उर्दू पढ़ाने का काम होता था। एक पेड़ मां के नाम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह अभियान बना आच्छादन। देखिए, पर्यावरण की समस्या से हर व्यक्ति परेशान है, और पर्यावरण की समस्या के समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश ने 242 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को अब तक संपन्न किया है। वनाच्छादन हमारा बढ़ा है, लगभग 10% के आसपास पहुंचा है। इस बार में हमने 35 करोड़ का अपना लक्ष्य रखा है, और उस दिशा में सरकार ने काफी कुछ इस पे काम प्रारंभ किया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को, और उत्तर प्रदेश में वानिकी और औद्यानिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी धनराशि का प्रावधान उत्तर प्रदेश में यहां पर किया गया है। और उत्तर प्रदेश इस दिशा में, ये हमारा वन विभाग ने भी इसमें काफी कार्य प्रारंभ किया है। किसानों के लिए एक बड़ी स्कीम हम लोगों ने सहकारिता के क्षेत्र में भी की है। खासतौर पर यहां पे जो हमारे जो लघु और सीमांत किसान थे, उन किसानों को जो लोन उन्हें लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था, बहुत महंगे दाम पर मिलता था, और खासतौर पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे काफी महंगे दाम पर मिलते थे। गवर्नमेंट ने उसमें काफी उनको सहूलियत दी है। स्वास्थ्य क्षेत्र की आप बात कर रहे थे पांडे जी, आपके यहां का मेडिकल कॉलेज, उस दिन मैं गया था और मैंने वहां पे पूरी जानकारी ली थी आपके आने के पहले, और लोग खुश थे, लोग कह रहे थे बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपकी पीड़ा हो सकती है कि आपने नहीं इस बात को कि लेकिन अब देखिए, अच्छे सेंटर के रूप में वो मेडिकल कॉलेज वहां काम कर रहा है,
हाँ, मैं क्या करूं, देखिए हर अच्छे कार्य को और अच्छा करने के लिए कार्य हो रहा है, लेकिन इस बात देखिए जो अभी तक काम हुए हैं उसमें स्वास्थ्य तंत्र में डिजिटल सुगम सुलभ और किफायती का एक मॉडल तेजी के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, जो आज की आवश्यकता है। यूनिफाइड डिजीज सर्विलांस की स्थापना, आयुष्मान भारत डिजिटल मशीन मिशन के कार्यक्रम को लागू करना, ई संजीवनी को, टेलीमेडिसिन को, टेली रेडियोलॉजी को, डिजिटल हेल्थ सेवाओं को, ये तो व्यापक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और 108 और 102 की जो एम्बुलेंस सेवा है जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसके बारे में डिप्टी सीएम ने यहां पे बताया भी कि एनएचएम के अंतर्गत ये पैसा दिया गया था, ये आपने अपने बजट से नहीं दिया। आप लोगों की सच्चाई तो ये है कि जो प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हमारे पास जो कार्डियक वेन होती है, भारत सरकार ने 2016 में अप्रोच किया था यूपी गवर्नमेंट को, लिखा था कि भाई आप एडवांस जो ये लैब हैं ESL को आप लीजिए, हम आपको 150 ऐसी एम्बुलेंस उपलब्ध करवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें NHM लिखा होता है। हम लोग आए, हम लोगों ने वो 150 भी लिए, फिर 150 की मांग की, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे हर जिले में एडवांस सपोर्ट एम्बुलेंसेज की स्थिति हर जिले में 5 से लेकर के 7-8 तक है। और यानी जो गोल्डन आवर होता है किसी व्यक्ति के लिए, कोई एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तत्काल उसको सुविधा उपलब्ध करवाना, वहां तक पहुंचाना, प्रशिक्षित मैन पावर के साथ वहां मौजूद है और इन चीजों को आगे बढ़ाया गया है और ये चीजें उसमें करती हैं। 4600 108 और 102 की एम्बुलेंस सेवा हम लोगों ने जोड़ी है, उसमें नई इसके साथ जोड़ी है और उसके लिए भी हम लोगों ने इस व्यवस्था को आगे कर किया है। आज जो यहां पर हम लोग आज इस बात को कर रहे हैं, यानी आपने कहा ना CT और MRI आदि की व्यवस्था के लिए लगभग 100 हॉस्पिटल्स में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ा चुके हैं। और जो एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, आपने देखा होगा कि सीट वृद्धि के साथ नए पाठ्यक्रम, शिक्षक और नर्सेस की नियुक्ति, पैरामेडिक्स की नियुक्ति की तैनाती, अकेले हेल्थ विभाग में इनकी संख्या अगर हम देखेंगे, ये आपका ANM से लेकर के और विशेषज्ञ चिकित्सक तक 75,000 से अधिक नियुक्तियां अकेले स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग ने अपने यहां अलग अलग सेक्टर में की हैं। ये की हैं यूपी के अंदर। आज जो मुझे महत्वपूर्ण घोषणा करनी है और जो यूपी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, वह SGPGI लखनऊ में ये हम एक पार्टनरी केयर हेल्थ सेंटर उपलब्ध करवाने जा रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है जो अनुसंधान, इन्वेस्टमेंट और सुपर स्पेशलिटी और जो भविष्य उन्मुख एक ऐसी स्कीम है जिस स्कीम के लिए मुझे लगता है कि यह यूपी का तो पहला सेंटर है ही, जिसमें हम लोग 859 करोड़ रुपए पहले चरण में उपलब्ध करवा रहे हैं SGPGI को, जिसमें निर्माण के लिए 359 करोड़ और 500 करोड़ रुपए उनको इक्विपमेंट के लिए उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और ये भारत का पहला ऐसा अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी सेंटर होगा जो SGPGI में उपलब्ध होने जा रहा है, जिस कार्य को हम लोग यहां पर इस व्यवस्था के साथ जोड़े हैं। इसके अलावा 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए भी हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की है, 102 के लिए की है। अयोध्या धाम में 500 बेडेड के एक हॉस्पिटल के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में अलग से की है, जिसमें ट्रॉमा के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी की भी सुविधाएं वहां पे उपलब्ध हो सके। यह इस बजट में हम लोगों ने इसको यहां पर की है।